हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम कुछ नया सीखेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है अक्रिय वैद्युत अपघट्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो आज की ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि अक्रिय वैद्युत अपघट्य का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेनियल सेल की संरचना और क्रियाविधि और साथ साथ उसमें होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि डेनियल सेल दो अर्ध सेल का बना होता है। देखिए, इसको हम कहते हैं बायां अर्ध सेल और इसको कहते हैं दायां अर्ध सेल। क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसलिए इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं, और यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है इसलिए इसको हम अपचयन अर्ध सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल के इन दोनों अर्ध सेलों को हम एक उल्टी यू आकार की नली से आपस में जोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं लवण सेतु। और लवण सेतु में अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा होता है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये अक्रिय वैद्युत अपघट्य क्या होता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ लवण सेतु का कार्य। यदि लवण सेतु का कार्य आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, जिसका नाम होगा डेनियल सेल की क्रियाविधि। तो उस वीडियो में हम लोगों ने लवण सेतु के महत्व को और लवण सेतु के कार्य को अच्छे से पढ़ा है। तो आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको समझाऊंगा। तो देखिए, लवण सेतु जो होता है इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है और इसलिए ये एक परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है। अर्थात लवण सेतु डेनियल सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। और साथ साथ यदि कभी किसी सेल में धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाए और इसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो जो अक्रिय वैद्युत अपघट्य होता है इसके आयन इधर की तरफ गति करते हैं और इस अर्ध सेलों को, इन दोनों अर्ध सेलों को पुनः उदासीन बनाने का प्रयास करते हैं। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप डेनियल सेल की क्रियाविधि वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की टॉपिक पे। आज हम समझेंगे अक्रिय वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो यदि अक्रिय वैद्युत अपघट्य को हम परिभाषित करें तो हम लिखेंगे ऐसा वैद्युत अपघट्य जो सेल अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है अक्रिय वैद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो अक्रिय शब्द लिखा है इससे आपको ये सेंस नहीं लेना है कि अक्रिय वैद्युत अपघट्य मीन्स ऐसा वैद्युत अपघट्य जो कोई क्रिया ही ना करे। यहाँ पे अक्रिय का अर्थ ये है कि वो क्रिया करे लेकिन उस क्रिया से जो मुख्य अभिक्रिया है या जो सेल अभिक्रिया है वो प्रभावित न हो, तो भी हम उसको कहेंगे अक्रिय वैद्युत अपघट्य। और सेल अभिक्रिया प्रभावित न हो इसके लिए दो कंडीशन मुख्य होती हैं। पहली कि जो लवण हो या जो वैद्युत अपघट्य हो वो सेल में कोई अघुलनशील लवण न बनाए, और दूसरी कि वो किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होकर वहां पे परत का निर्माण न करे। यदि वैद्युत अपघट्य इन दोनों कार्यों को नहीं करता है तो हम उसको कहेंगे अक्रिय वैद्युत अपघट्य, क्योंकि जो भी इन दोनों के अलावा जो भी क्रिया वो करेगा उस क्रिया से सेल अभिक्रिया प्रभावित नहीं हो पाएगी, और जब सेल अभिक्रिया प्रभावित नहीं होगी तो हमारे सेल के लिए वो एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य की तरह होगा। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं हम। तो जब हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करके डेनियल सेल बनाते हैं तो अक्रिय वैद्युत अपघट्य के रूप में हम यूज करते हैं KCl का या फिर KNO3 का या NH4Cl का। तो ये तीन मुख्य उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं लेकिन ये तीन मुख्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम डेनियल सेल का कंपोजिशन जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट रखेंगे तभी हम इन तीनों का उपयोग करेंगे अक्रिय वैद्युत अपघट्य के रूप में। और किस कंडीशन में हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात को थोड़ा समझते हैं हम इमेज से। देखिए, यहाँ पे एक डेनियल सेल बनाया गया है। ये है इसका बायां अर्ध सेल और ये है दायां अर्ध सेल। जब डेनियल सेल कुछ समय तक क्रिया करता है तो इसके एक अर्ध सेल में जिंक आयन की अधिकता हो जाती है और दूसरे अर्ध सेल में सल्फेट आयन की अधिकता हो जाती है। देखिए, यहाँ पर इसके बाएं अर्ध सेल में
जिंक आयन की अधिकता हो गई है और दाहिने अर्धशल में सल्फेट आयन की अधिकता हो गई है, जिसकी वजह से विलयन पर धनावेश और दूसरे वाले विलयन पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। अब आप सोचेंगे सर ये अधिकता कैसे हो गई, यहाँ पे Zn2+ अधिक कैसे हो गया, यहाँ पे SO4 2- अधिक कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको डेनियल सेल की क्रियाविधि वाली वीडियो देखनी चाहिए, जहाँ पे हम लोगों ने उसको अच्छे से समझा था। अभी मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जो लवण सेतु में भरा गया अक्रिय वैद्युतप घट्ट है, जैसे यहाँ पर हमने KCl लिया है, ये वियोजित होकर जब ये अपने आयनों में परिवर्तित हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे हम विलयन ले रहे हैं, तो जब विलयन लेंगे तो ये तो टूटा हुआ मिलेगा ही या आयनिक रूप में मिलेगा ही। तो इसके जो आयन होते हैं वो अपने विपरीत आवेश में पहुँचते हैं। जैसे देखिए, ये प्लस वाला है तो ये ऋण वाले विलयन में पहुँचेगा, माइनस वाला धन वाले विलयन में पहुँचेगा, और ये इस विलयन के आवेश को समाप्त करके इसको उदासीन बना देते हैं। यही कार्य होता है इस अक्रिय वैद्युतप घट्ट का कि वो अर्धशैल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखें। और विद्युत उदासीनता को बनाए रखना क्यों आवश्यक है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पहले किया है जब हम लोगों ने डेनियल सेल की क्रियाविधि पढ़ी है। तो मैं यहाँ पर उसको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो यूज किया गया अक्रिय वैद्युतप घट्ट, इसका महत्व क्या है। अब देखिए, यहाँ पर आप सोचेंगे सर अक्रिय ही क्यों रखा गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इसमें आए, लेकिन आकर इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को ये रोके नहीं, इसलिए यहाँ पर अक्रिय वैद्युतप घट्ट रखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर Cl- आए, लेकिन आकर इस सेल की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसको वो प्रभावित न करे, इसलिए हमने यूज किया है अक्रिय वैद्युतप घट्ट का। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सर जब ये आएगा तो प्रभावित कैसे नहीं करेगा, तो इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब इस सेल में Cl- आता है और यहाँ पे पहले से Zn2+ की अधिकता है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाते हैं। लेकिन ये विलयन में जैसे ही ZnCl2 बनता है तो विलयन ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, इसलिए जैसे ही ये बनता है तुरंत घुल जाता है और घुलकर फिर से ये अपने आयनों में टूट जाता है। यानी कि जो ये अभिक्रिया हुई थी ये तुरंत बैक हो जाती है और फिर से Zn2+ और Cl- बन जाते हैं। अर्थात इसके यहाँ आने पर इस सेल की कंपोजिशन में या इस अर्ध सेल की जो कंपोजिशन है या इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही दूसरे अर्ध सेल में जब K+ पहुंचता है तो SO4 2- से अभिक्रिया करके K2SO4 बनाता है। यह भी जल में बहुत अधिक घुलनशील है, तो तुरंत ये इस विलयन में घुल भी जाता है और फिर से K+ और SO4 2- में परिवर्तित हो जाता है। और इस वजह से इस सेल में होने वाली या इस अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया पर इस K+ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई हम डेनियल सेल तैयार करें जिसमें जिंक के स्थान पर हम लोग किसी सिल्वर के लवण का यूज करें, तो विलयन में मिलेगा हमको Ag+ आयन यानी सिल्वर आयन, और वहाँ पे मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं अक्रिय वैद्युतप घट्ट के रूप में KCl का, तो जब Cl- पहुँचेगा Ag+ के पास तो अभिक्रिया करके AgCl बनाएगा, और AgCl जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है, यानी कि यह PPT बनाता है, यानी प्रेसिपिटेट, या जिसको हिंदी में कहते हैं आप अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप में वो जल में अघुलनशील हो जाता है, और यदि ये जल में अघुलनशील हो गया तो धीरे धीरे Ag जो होगा प्लस जो होगा वो इस यौगिक में यूज कर लिया जाएगा, और जो सेल होगा या जो अर्ध सेल होगा उसमें सिल्वर आयन की कमी हो जाएगी, और इस वजह से वहाँ पे होने वाली जो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कि जब हम लवण के रूप में सिल्वर के किसी लवण का यूज करेंगे सेल में, तो हम KCl का उपयोग नहीं कर पाएंगे अक्रिय वैद्युतप घट्ट के रूप में। और ठीक ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जब हम किसी लेड के लवण का यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे Pb2+ आयन जब Cl से अभिक्रिया करता है तो PbCl2 बनता है, और यह भी अवक्षेप बना लेता है, यानी यह भी जल में अघुलनशील होता है। अवक्षेप को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट में लिखते हैं PPT। और अवक्षेप का मीन्स होता है कि जो जल में अघुलनशील रूप प्राप्त होता है या ठोस रूप प्राप्त हो जाता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो जब भी हम सिल्वर का लवण यूज करेंगे डेनियल सेल में, या फिर हम लेड का लवण यूज करेंगे, तो हम KCl का या फिर हम लोग अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का उपयोग नहीं कर पाएंगे अक्रिय वैद्युतप घट्ट के रूप में।
यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर जो आपने उदाहरण बताया उसमें 3 मुख्य उदाहरण बताया, जैसे KCl आपने बताया, NH4Cl बताया, ठीक है, और हम लोगों ने एक और भी उदाहरण देखा था जैसे KNO3 देखा था। तो इन तीनों के अलावा दूसरे लवण जैसे NaCl का उपयोग हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके लिए एक दूसरा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी अक्रिय वैद्युत अपघट्य हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो इसके धनावेश को और इधर उत्पन्न हुए ऋणावेश को संतुलित कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे ये जो बनने वाले आयन हैं वो साथ साथ दोनों विलयन में पहुँचे, मतलब जैसे ही Cl- इधर पहुँचे उसी समय K+ इधर पहुँचे, ताकि दोनों तरफ के या दोनों अर्धसेल जो हैं वो साथ साथ विद्युत उदासीन होते रहें। यदि ऐसा हो गया कि जो अक्रिय वैद्युत अपघट्य हम यूज कर रहे हैं उसमें से एक आयन की गतिशीलता बहुत कम है तो वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है, और दूसरे आयन की गतिशीलता बहुत अधिक है तो वो एक तरफ के विलयन में जल्दी पहुँच जा रहा है, तो एक अर्धसेल तो उदासीन बन पाएगा लेकिन दूसरा अर्धसेल उसी हिसाब से उदासीन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे वैद्युत अपघट्य का उपयोग यदि हम करेंगे तो वहाँ पे एक अच्छे सेल का निर्माण नहीं हो पाएगा। यानी कि जब भी हम अक्रिय वैद्युत अपघट्य का चयन करें तो यहाँ पे एक और भी बात ध्यान रखनी होती है कि लवण सेतु में उपयोग किए गए लवण के आयनों की गतिशीलता एवं आकार समान होना चाहिए, जिससे दोनों आयन अर्धसेलों में या दोनों अर्धसेलों में एक साथ पहुंचे और उनको विद्युत उदासीनता प्रदान करें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयन की गतिशीलता जो होनी चाहिए वो लगभग बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम यहाँ पे NaCl का यूज करेंगे तो NaCl में Na की गतिशीलता कुछ कम होती है, Cl की गतिशीलता अधिक होती है, यानी आप कह सकते हैं दोनों की गतिशीलता बराबर नहीं होती है, इसलिए NaCl का हम यूज नहीं कर पाते हैं लवण सेतु में एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य के रूप में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट कि क्यों हम NaCl का उपयोग नहीं करते हैं अक्रिय वैद्युत अपघट्य के रूप में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में वो आपको देखने को न मिले, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए ताकि आप डेनियल सेल के कॉन्सेप्ट को आगे अच्छे लेवल तक यूज कर पाएँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में यदि कोई भी कमी आपको दिखे या वीडियो से संबंधित कोई भी विचार आपका हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।